तो देखो आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है रासायनिक बलगतिकी, चौथा चैप्टर है। ठीक, अब इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि जो विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अधिकतर आपको सेकंड पेपर में पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की दर, जैसे कि मान लेते हैं कि ए और बी, ये दोनों ए और बी दो अभिकारक हैं, ये आपस में इनकी अगर क्रिया कराएं, तो मान लेते हैं कि आपका एक उत्पाद बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, सी। ठीक है, मतलब दो आपके अभिकारक हैं ए और बी, ये आपस में क्रिया करके एक उत्पाद सी बना दे रहे हैं। ठीक, तो ये किस हिसाब से आप क्रिया कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इनकी अभिक्रियाओं के वेग की दर, यानी कितने हिसाब से, कितनी तेज़ी से सी को उत्पाद को बना रहे हैं, इसके वेगों का अध्ययन इसमें किया था, किसमें, रासायनिक बलगतिकी में। और ये वेग जो है किन चीज़ों से प्रभावित होगा, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं, देखो जैसे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे एक आपके पास कोई पदार्थ है और अभिकारक है, उसको मान लेते हैं आर। ठीक है, और उससे क्रिया करा करके आप क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उत्पाद बना रहे हो, है ना। आपके पास कोई अभिकारक आर है, उसको क्रिया करा के आप उत्पाद बना दे रहे हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे शुरुआत में जो अभिकारक होता है, अभिकारक शुरुआत में कितना होता है, अधिकतम होता है। तो मान लेते हैं शुरुआत में ये 10 था, शुरुआत में 10 था, और ये शुरुआत में कितना होगा, तो 0 होगा। शुरुआत में ये 10 था और ये शुरुआत में कितना होगा, 0। समय मान लेते हैं शुरुआत में कितना होगा बच्चों, 0। ठीक है, t बराबर कितना होगा शुरुआत में, 0। अब धीरे धीरे जैसे ही 2 सेकंड गुजरे तो देखोगे क्या, तुम्हारा कुछ अभिकारक जो है वो बदल गया उत्पाद में, ये हो गया 2, कितना हो गया 2, तो ये कितना बचा, 8। मान लेते हैं t बराबर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में तुम्हारा कुछ जो अभिकारक था वो कितने, किस में बदल गया, तो उत्पाद में बदल गया। तो ये शुरुआत में आपका 10 था, अब बचा कितना, देखो इधर शुरुआत में 10 था और प्रोडक्ट कितना था, 0। अब कुछ यहाँ पे हुआ क्या, 2 सेकंड जैसे तुमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन जैसे ही कराई तो तुम्हारा ये 10 में से ये 2 उत्पाद में बदल गया, क्या बदल गया, उत्पाद में, और तुम्हारा अभिकारक जो है वो 8 रह गया। अगले फिर सेकंड हम देख लेते हैं, t बराबर 4 सेकंड में, 4 सेकंड जैसे हुआ तो ये तुम्हारा 6 बचा और ये कितना हो गया, 4। ठीक, अगले सेकंड t बराबर हम 6 में देखते हैं तो ये तुम्हारा बचा 4 और ये तुम्हारा हो गया 6। अगले सेकंड t बराबर हम 8 में देखते हैं, ये तुम्हारा 2 ही बचा और ये बचा कितना, 8। अगले सेकंड t बराबर 10 में देखते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा 0 हो गया और ये 10 हो गया। तो धीरे धीरे आप देख क्या रहे हो कि जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जा रहे हैं, आपका उत्पाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभिकारक जो है बेटा वो घटता जा रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। किसी अभिक्रिया में देखेंगे जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जा रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है कि नहीं, t बराबर 1 आ गया, t बराबर 2 आ गया, t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5। ठीक है, ऐसे मान लेते t1 ऐसे t1 t2 मान सकते हो, t1 t2 t3 t4 t5। यानी पहले समय देखा तो t आपका 2 सेकंड जैसे लिया, फिर अगले 4 सेकंड लिया, फिर 6 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 10 सेकंड। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारा उत्पाद जो है वो बढ़ता जाता है और अभिकारक जो है तुम्हारा घटता जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे जो अभिक्रिया का वेग होता है, वेग देख लेते हैं, अभिक्रिया का वेग मान लेते हैं, इसका एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। वैसे ये अमोनिया N2 + 3H2, ये इससे मिल करके बनेगा अमोनिया NH3 बनती है ना। तो ये तुम्हारा ये जो तुम्हारे जो हैं तो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो ये दोनों हो गया अभिकारक, क्या हो गया ये अभिकारक, और बना क्या रहे हैं, अमोनिया को। तो ये तुम्हारा उत्पाद हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप जान सकते हो ये अभिकारक है R है और ये उत्पाद ये है P है। अब इसमें अभिक्रिया की दर को अगर देखेंगे तो देखो, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि शुरुआत में जो आपका ये है अभिकारक है ना, क्या है बच्चों, अभिकारक, इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ये है आपका उत्पाद। ठीक है, तो शुरुआत में जो अभिकारक है वो अधिकतम होता है। मान लिया कि शुरुआत में अभिकारक कितना है, 10, कितना है 10। तो जब ये शुरुआत में 10 होगा तो उत्पाद कितना होगा, 0। क्लियर। तो t बराबर t1 बराबर हम मान लेते हैं 0 सेकंड में, समय बाद भी 0 होगा। तो जब शुरुआत में रिएक्शन चालू ही नहीं हुई है तो वहाँ पे अभिकारक अधिकतम होता है, उत्पाद न्यूनतम होता है। ठीक है, अब t बराबर 2 सेकंड, मतलब कुछ सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ रिएक्शन चालू,
अब रिएक्शन चालू 2 सेकंड बाद देखोगे क्या कि अभिकारक जो है वो घटेगा, अभिकारक जो है घटेगा और उत्पाद कितना बन गया 2, उत्पाद कितना 2। फिर t बराबर 4 सेकंड और रिएक्शन चली, तब क्या हो गया, अभिकारक तुम्हारा रह गया 6, उत्पाद 4 हो गया। फिर t बराबर 6 सेकंड देखोगे तब तुम्हारा अभिकारक 4 हो गया और उत्पाद कितना हो गया 6। तो देख क्या रहे हो, अभिकारक लगातार तुम्हारा घटता चला जाता है ना, और उत्पाद लगातार तुम्हारा बढ़ता चला जाता है। यानी समय के साथ, समय परिवर्तन होने के साथ किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक घटता चला जाता है और उत्पाद बढ़ता चला जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, समय बढ़ने के साथ साथ। तो अब हम ये देखेंगे कि अभिकारक के घटने की दर क्या है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अभिकारक के घटने की दर क्या है और उत्पाद के बढ़ने की दर क्या है, हमें दर निकालनी है, किस हिसाब से घट रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिकारक के घटने की दर, ठीक है, अभिकारक के घटने की दर अब निकालेंगे। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, क्या याद सूत्र होता है बच्चों, अभिकारक में कमी बटे समय परिवर्तन, बटे समय परिवर्तन, ये बिल्कुल याद रखना है। यानी अभिकारक किस हिसाब से अभिकारक के घटने की दर जो होती है वो क्या होती है, अभिकारक में कमी बटे समय परिवर्तन। तो अभिकारक में कमी मतलब अभिकारक कितना कम हो रहा है, कितना घट रहा है, यही तो हमें निकालना है अभिकारक में कमी। तो अभिकारक में कमी पहले कितना था बच्चों, पहले कितना था 10, अब बाद में कितना हो गया 8, पहले 10 था बाद में कितना हो गया 8। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज़ तुम निकालते हो तो बाद में कितनी हो गई उसमें से पहले कितनी थी घटा देते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे, इसका सूत्र आएगा बच्चों, मान लेते हैं ये पहले तुम्हारा था R1, कितना था R1, और ये बाद में कितना हो गया R2। तो R2 माइनस R1, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अभिकारक में कमी, अभिकारक में कमी मतलब ये वाला तुम्हारा R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6 ऐसे मान सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा R2 में से R1 को घटाएंगे तो कमी हमारी निकल कर के आएगी, बटे समय में परिवर्तन। तो समय में क्या परिवर्तन होता है, तो समय पहले T1 बराबर 0 था और T2 बराबर 2 था। तो हमेशा जब परिवर्तन निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, बाद वाले में से। तो बाद वाला समय कितना है T2, बाद वाला समय कितना है T2, तो T2 माइनस T1 निकालेंगे बच्चों। तो R2 अब कितना है, देखो R2 तुम्हारा कितना है 8, देखो यहाँ पे 8 है ना, यही तो R2 है। तो R2 तुम्हारा है 8 माइनस, और R1 कितना है 10, तो 10 लिख दिया, बटे T2 कितना है बच्चों, तो 2, तो 2 लिख दिया, माइनस T1 कितना है तो 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा प्लस का 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। दर कितनी आ गई, माइनस की 1, दर कितनी आ गई माइनस की 1। अब इसको बच्चों देखो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो इसी को हम कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये परिवर्तन है ना। तो R2 माइनस R1 ये परिवर्तन है ना, कमी है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बच्चों, बराबर डेल्टा R, ऊपर वाले को हमने लिख दिया डेल्टा R इसकी जगह, और नीचे वाले को डेल्टा T, परिवर्तन को डेल्टा T हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये तुम्हारी दर जो होती है, दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से बच्चों, R से। R बराबर डेल्टा R बटे डेल्टा T, क्लियर। लेकिन ये मान हमारा चूंकि माइनस में आ रहा है ना यहाँ पे, तो जो दर इसकी होगी वो भी कैसी होगी, माइनस में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से आप अगर देखोगे बच्चों कि जो आपकी दर होती है, काय की दर, काय की दर, अभिकारक के घटने की जो दर होती है वो माइनस का डेल्टा R बटे डेल्टा T होती है, जहाँ डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 होता है और डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 होता है। बात समझ पाए। अच्छा, इसके बाद अगर हम ऐसे कह दें, कह दो हम यहाँ से इन दोनों से दर नहीं निकालना चाहते हैं, हम इनसे दर निकाल के दिखाओ, इनसे, इससे दर निकाल के दिखाओ। देखो इधर बच्चों, हम कहते हैं इससे वाला दर निकाल के दिखाओ, इससे दर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो क्या करोगे, तो हमेशा बस करना क्या है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना, दर निकल आएगी। देखो घटाएंगे, ऊपर क्या लिखना है हमें, ऊपर हमें रखना है अभिकारक में कमी। तो अभिकारक पहले कितना था, ये वाला था, बाद में कितना हो गया, ये वाला था, हमें यहीं पे निकालना है ना। तो अब हमें क्या करना है, बाद वाले में से, बाद वाला कौन है, ये बाद वाला ही कौन है, ये, तो 2 में से अब घटाएंगे इसको पहले वाले को, पहला वाला कौन हो गया 4,
बटे पहले, अब बाद वाला समय कितना 8, अब समय कितना पहले वाला कितना था 6, घटाएंगे तो कितना आएगा ऊपर -2, नीचे कितना आएगा 2, काट देंगे तो तुम्हारी दर फिर देखो वही आगे माइनस की 1 जो यहाँ से आई थी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दर तुम्हारी माइनस की 1 आएगी, यानी अगर कहीं से भी तुम इनमें से निकालोगे, इनमें से तब भी तुम्हारी -1 ही आएगी। तो यहाँ से आप देखोगे अभिकारक के घटने की दर जो होती है उसका सूत्र होता है अभिकारक में कमी बटे समय परिवर्तन। अभिकारक में कमी बटे समय परिवर्तन। अभिकारक में कमी कैसे निकालते हैं? तो बाद वाली जो अभिकारक है, बाद में अभिकारक कितना था उससे पहले वाले अभिकारक को घटा देते हैं। और समय में कैसे निकालते हैं परिवर्तन? तो बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटा देते हैं। अब फिर इसी को परिवर्तन को हम डेल्टा के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये तुम्हारा काय के लिए प्रदर्शित कर रहा है बच्चों? अभिकारक में जो अभिकारक के घटने की दर जो होती है वो कितनी होती है? -r माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अब हम देखेंगे, ये तो अभिकारक की हो गई घटने की दर। अब इधर क्या हो रहा है? उत्पाद हमारा बढ़ रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। तो उत्पाद में वृद्धि की दर अब हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उत्पाद बढ़ रहा है। तो जो एक चीज़ समझना, जितनी दर से अभिकारक घट रहा है उतनी ही दर से उत्पाद तो बढ़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो? जितना अभिकारक घट रहा है उतना ही वो बढ़ रहा है। भाई पहले ये 10 था तो लास्ट में अब ये 10 हो गया तो ये 0 हो गया। तो जैसे जैसे वो घट रहा था, जितना ये घट रहा था, जितना उसको दे रहा था उतना तो ये बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो अभिकारक के घटने की दर, उत्पाद के बढ़ने की दर दोनों बराबर होती हैं, पर एक में ये घटने वाला है तो यहाँ पे इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, और वो बढ़ने वाला है तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाता है। ठीक, इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तो देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे बच्चों उत्पाद के बढ़ने की दर, उत्पाद के बढ़ने की दर। तो उत्पाद के बढ़ने की दर का इसका सूत्र हमें याद कर लेना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? बराबर, इसका सूत्र होता है देखो, उत्पाद में वृद्धि बटे समय परिवर्तन, ठीक बच्चों? तो उत्पाद में वृद्धि कितनी हो रही है देखो इधर। तो वृद्धि निकालने के लिए फिर हमें क्या करना है? बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना है। तो बाद में उत्पाद देखो, उत्पाद ये P से प्रदर्शित कर रहे हैं तो पहला वाला पॉइंट होगा P1, दूसरा P2, ये P3, P4, P5, P6 ऐसे होगा कि नहीं? तो हम क्या निकालना हमें? उत्पाद में वृद्धि। तो क्या करेंगे? पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, यानी P2 में से P1 को घटा देंगे। ठीक, तो निकाल देंगे देखो इधर बराबर, तो P2 माइनस P1। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया उत्पाद में वृद्धि बटे समय परिवर्तन, तो T2 माइनस T1। अब देखो P2 जो है, P2 जो है बेटा वो कितना है? यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 2, तो लिख देंगे 2। P1 कितना है बच्चों? तो 0, तो यहाँ पे इसको डालो। P1 कितना है बच्चों? 0। P2 कितना है तुम्हारा? 2 है। अब P1 कितना है? 0। समय कितना देखो, T2 कितना है तुम्हारा? तो T2 कितना है? 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस T1 कितना है? तो 0, लिख देंगे 0। तो 2 बटे 2 आएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा प्लस का। और यहाँ पे कितना आ रहा था? -1 आ रहा था। तो देखो इसकी दर तो समान है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। मतलब ये घटने की दर है इसलिए माइनस में आई है, और ये बढ़ने की दर है इसलिए प्लस में आई है। ठीक, तो बस यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं। देखो भाई परिवर्तन है तो परिवर्तन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र बच्चों आएगा डेल्टा P बटे डेल्टा T, और इसको भी R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों? तो R बराबर रेट ऑफ रिएक्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो अभिकारक के घटने की दर जो होती है वो डेल्टा R बराबर माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T। और ये देखो उत्पाद के बढ़ने की जो दर होती है वो R बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। ये माइनस में होती है क्योंकि घटने की दर है, ये बढ़ने की दर है इसलिए प्लस में है। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए इतना नोट करो पहले। तो देखो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जो अभिक्रिया अभी आपको हमने बताई तो उसकी जो दर होती है, अभिक्रिया के वेग की जो दर है, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया है। जैसे कि आपको अभी ये बताया, ये हमने अभिक्रिया आपको बताई थी, A प्लस B बराबर ये उत्पाद बन रहा है C, A प्लस B बराबर उत्पाद बन रहा है C। तो अगर इसकी हम दर कहेंगे तो दर अगर आप निकालते हो, अभिक्रिया के वेग की दर अगर निकालोगे तो क्या निकालोगे? सूत्र आपको हमने बताया है। अगर आप इसके पदों में निकालोगे, उत्पाद के पदों में, सॉरी अभिकारक के पदों में, तो डेल्टा R बटे
डेल्टा टी होता है कि नहीं, और ये माइनस का होता है। और इसके अगर पदों में निकालोगे, उत्पाद के पदों में, तो डेल आर बराबर निकालोगे तो आएगा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, और ये प्लस में होता है। क्यों प्लस में होता है? क्योंकि इसमें वृद्धि होती है, उत्पाद में वृद्धि होती है, अभिकारक में कमी होती है, तो इसलिए ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं औसत दर की या औसत वेग दर की। अभिक्रिया का औसत वेग कह देगा या अभिक्रिया का औसत दर कह देगा, एक ही बात। ठीक, तो अब इसके लिए औसत जो होता है, औसत मान किसी चीज़ कैसे मान लो, औसत क्या होता है? तो औसत का मतलब होता है, मान लो एक व्यक्ति एक दिन में, ऐसे बताया जाता है, एक व्यक्ति एक दिन में किसी घर में 500 ईंटें लगाता है। पहले दिन 500 ईंटें लगाता है, दूसरे दिन 200 लगाता है, और तीसरे दिन 100 लगाता है। ठीक, और चौथे दिन 50 लगाता है। तो बताओ वो प्रतिदिन कितने ईंटें लगाएगा? बताओ वो प्रतिदिन कितने ईंटें लगाएगा? तो औसत कैसे निकालते थे? सभी को जोड़ करके जितने हैं उसे 4 का भाग, उसी का भाग दे देते हैं। भाई अगर ये 4 चीज़ें हैं, 4 दिनों का भाग है, तो इनको जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे और औसत निकल आता था। उसी तरीके से यहाँ भी अभिक्रिया का दर जो है, वो पहले अभिक्रिया, देखो बात समझना, अभिक्रिया की जो दर होती है, वेग की दर एक समान तो होती नहीं है। जैसे बाइक आप चलाओ, तो बाइक अगर आप चलाओगे, गाड़ी से जाते हो, क्या हमेशा उसकी स्पीड एक समान ही रहती है क्या? नहीं भाई, कभी कभी जैसे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो रफ्तार कम कर लेते हो, फिर ट्रैफिक में कम हो गया तो रफ्तार बढ़ा देते हो, अब फिर कम हो, फिर भीड़ मिल गई तो फिर तुमने रफ्तार कम कर दी। तो उसका वेग एक समान तो रहता नहीं है। अगर लेकिन फिर भी आपसे कोई कह दे बताओ तुम यहाँ से अब कल्याणपुर तक कितने वेग से गए, तो तुम उसका मान क्या बताते हो? औसत मान बनाते हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? औसत का मतलब होता है कि तुमने जितने ये कम ज़्यादा किए हैं उनको ऊपर जोड़ देना है, और जितने बार किए हैं उससे से भाग लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ पे हम अभिक्रिया भी जो होती है वो एक समान गति से नहीं होती है। अभिक्रिया की जो दर है वो एक समान गति से नहीं होती है, वो या तो उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी फिर घटती चली जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक रूप से मान अगर चाहिए, एक रूप से मान चाहिए, तो इसीलिए हमें उसके औसत दर की आवश्यकता होती है। तो ये दर तो हमने निकालना सीख लिया। तो जो ये दर का मान हमने निकालना है, जो ये दर का मान हमने निकाला है, यही मान अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अभिक्रिया का औसत वेग का मान क्या होगा? तो इसी यही मान होता है, बिल्कुल यही होता है। बस इसमें हमें करना क्या होता है, इसको लिख देते हैं इधर। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है बच्चों? तो अभिक्रिया का औसत वेग होता है RAV। AV मतलब होता है एवरेज, एवरेज माने औसत। RAV बराबर किसके पदों में लेना है? तो हम मान लेते हैं, हम अभी ले लेते हैं उत्पाद के पदों में। तो RAV बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T, या फिर बच्चों अगर हम इसको अभिकारक के पदों में लेंगे तो सूत्र क्या निकल के आएगा? RAV बराबर माइनस का डेल्टा R बटे डेल्टा T। अच्छा, अगर कोई आपसे कह दे और इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो और सॉल्व करके दिखाओगे तो तुम्हारा सूत्र क्या निकल के आएगा? डेल्टा P को हम लिखते हैं P2 माइनस P1। डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 होगा कि नहीं? तो ये होगा डेल्टा P बराबर। ठीक, और डेल्टा T बराबर क्या होता है? तो डेल्टा T बराबर आप जानते हो T2 माइनस T1 होता है। ये हमने आपको बताया था जब अभी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा R की जगह R2 माइनस R1 लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये बात आप समझ लो। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? तो अभिक्रिया का औसत वेग जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? डेल्टा P बटे डेल्टा T, है ना? ये काय के पदों में है? तो उत्पाद के पदों में है। ये काय के पदों में है? तो अभिकारक के पदों में है। लेकिन अब एक आएगा तत्क्षणिक वेग। क्या बच्चों? तत्क्षणिक मतलब तत्क्षणिक या तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये वाला वेग अभी आपको हमने बताया, जैसे एक समान रूप से कितना वेग है ना? एक समान रूप से कितना वेग है उसको निकालने के लिए हम औसत वेग की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपसे कह दे, तुमने जैसे मान लो बाइक है, अब बाइक को जैसे स्टार्ट किया तुरंत एकदम एक्सीलेटर ले लिया, अब बाइक तुरंत पहले ही रफ्तार से भगने लगी, तो जैसे 1 सेकेंड हुआ कि नहीं, और उसका तुरंत वेग बताओ। तत्क्षणिक का मतलब तुरंत वेग बताओ, उसी क्षण। बात समझ पा रहे हो? तत्क्षणिक वेग का मतलब होता है उसी समय का वेग। ठीक है, तो उस समय का वेग निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो तत्क्षणिक वेग जो होता है वो क्या होता है, इसको समझिए। तो तत्क्षणिक वेग निकालने के लिए यहाँ पे हमें समय लेना होता है डेल्टा T। डेल्टा T जो होता है वो टेंड्स टू 0 होता है। कितना होता है? 0। डेल्टा T टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा T समय जो है लगभग 0 लिया है, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई कि तुरंत का वेग बताओ, तो लगभग समय 0 ही होगा कि नहीं? तो डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब फिर क्या करते हैं? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम लेते हैं, मान लेते हैं इसका पहला वाला ये वाला वेग। ठीक, तो लेंगे लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे तुम्हें उसका मान रखना होगा औसत वाला। औसत वाला मान क्या है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जो मान निकल के आया, यानी समझना भाई बच्चों, बताया क्या लिमिट ले लिया। लिमिट का मतलब सीमा है, समय जो है 0 के पास बस पहुँचने वाला है। मतलब समय बिल्कुल जरा से लग, जैसे तुमने गाड़ी स्टार्ट किया 1 सेकंड भी ना होना पाए उससे पहले का वेग बताओ। तो लिमिट, यहाँ लिमिट लेते हैं, फिर वहाँ पे कैलकुलस में पढ़ाया था ये वहाँ पे। ठीक है, लिमिट लेते हैं, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है और उसी समय तुम्हारा औसत वेग का जो मान होगा, औसत वेग का जो मान होगा, यही तो औसत वेग था। औसत वेग का मान जो होगा वही तात्क्षणिक वेग होगा, वही तात्क्षणिक वेग होगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यही मान जो है तात्क्षणिक वेग होता है। और इसी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तात्क्षणिक वेग को, तो तात्क्षणिक वेग को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा की जगह आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डी पी अपॉन डी टी, ये तुम्हारा कौन सा वेग है? डी पी अपॉन डी टी तात्क्षणिक वेग है। कौन सा वेग है बच्चों? तात्क्षणिक वेग। तो ये तुम्हारा तात्क्षणिक वेग है, इसके बराबर ये होता है। ठीक, अब तात्क्षणिक वेग को अगर और हम उससे निकालें सूत्र से, तो इसको हम लिख सकते हैं आर, तात्क्षणिक को लिखते हैं इंस्टेंटेनियस आई एन टी लिख देते हैं। ठीक है, आई एन टी लिख दो। ठीक है, आई एन टी इंस्टेंटेनियस वाला मान है ना। अब तो इसका मान निकालेंगे तो किसके बराबर निकल के आया? डी पी अपॉन डी टी। तो ये सूत्र जो निकल के आया बच्चों, ये सूत्र काय का निकल के आया है? तात्क्षणिक वेग का। काय का निकल के आया है? तात्क्षणिक वेग का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, ये सूत्र काय का निकल के आया है? तात्क्षणिक वेग का। ये तात्क्षणिक वेग का निकल के आया, लेकिन किसके पदों में है? तो उत्पाद के पदों में है। अभी हमें किसके पदों में निकालना है? अभिकारक के पदों में। तो अब उसमें भी देखेंगे अभिकारक के पदों वाला। तो अभिकारक के पदों में डेल्टा टी हमें कितना लेना है? 0। डेल्टा टी कितना लेना है बच्चों? 0। अब हमें क्या लेना है? डेल्टा टी 0 लेना है, लेकिन किस में लेना है? औसत मान में। तो औसत मान इसका कितना था? ये वाला। ठीक है, तो लेते हैं भाई। तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी किस में लेना है? इसमें लेना है। इसका मान माइनस में है तो माइनस में ले लो। तो लिमिट लेंगे यहाँ पे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये तुम्हें लिखना होगा, ये तुम्हें पूरा लिखना होगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब यहाँ पे तुम्हें समय बस कौन सा लेना है? जैसे स्टार्ट हुई गाड़ी कि नहीं, या रिएक्शन शुरू हुई कि नहीं, उसी क्षण तुम्हें तुरंत बता देना है कि उस समय रिएक्शन का वेग कितना रहा होगा। तो उसको दिखाने का तरीका मैथ में जो होता है, कैलकुलस में ये होता है, उसी क्षण का मान, उसी क्षण के लिए हम लिमिट लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसी क्षण का मान जो होगा इसको हम कैसे प्रदर्शित कर देंगे? तत्कालिक मान को डी आर बटे डी टी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, और इसी को हम अब सूत्र से लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर आई एन एस होता है, टी नहीं होता है, आई एन एस बराबर माइनस डी आर बटे डी टी। तो ये तुम्हारा मान हो गया बच्चों। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारा तात्क्षणिक मान हो गया, तात्क्षणिक मान। और ये वाला मान तुम्हारा काय का हो गया? औसत मान। क्लियर? बात समझ पाए? ठीक है, तो नोट कर लो इसे भी।